2017 का जो योगा का थर्ड पेपर हुआ था वो हम लोग कर रहे हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि शरीर में विश्राम एवं पाचन अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी उत्तरदायी तंत्रिका तंत्र का भाग है। परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र, संश्लिष्ट तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। इसको हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स इन बॉडी इज, क्या हो जाएगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेंट्रल या ऑटोनॉमस। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। आप लोगों को पता होगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक के बारे में, बहुत बार बता भी चुकी हूँ। कोई माइक खोल के बताइएगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट क्यों बोलते हैं? एनीवन? इसमें रिलैक्स मोड में रहते हैं मैम, हमारा जो माइंड रहता है वो रिलैक्स्ड रहता है। ओके। किसका पार्ट है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो है, ये किसके पार्ट के अंतर्गत आते हैं? दो भागों में इसको बांटा जाता है। तो किसके अंतर्गत आता है ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है। ठीक है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक में क्या हो जाता है, जब हम लोग डर जाते हैं तो उस समय हमारा एक्टिव होता है सिंपैथेटिक। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो जाता है, जब नॉर्मल हो जाते हैं हम लोग तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव रहता है। ओके, ये शांत वाली अवस्था है और ये एग्रेसिव है। ठीक है, ये इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। चयापचयी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में निम्नलिखित में से किस किस किनका जो है संयोजन पाया जाता है, बताइए। मेटाबॉलिज्म में आंसर दीजिएगा सभी लोग, आवाज आ रही है ना? आंसर दीजिए। सी। मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, सभी लोग ऑप्शन 1 दे रहे हैं या फिर कुछ और होगा, बताइए। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन का आंसर मैसेज नहीं दिख रहा है मुझे। 2 नंबर का ऑप्शन ए बोल रहे हैं सभी लोग ना। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि मेटाबॉलिज्म जो है हमारा सिंड्रोम, ये होता क्या है। ओके, इसमें क्या होता है ना कि मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। और ये जो है कब जो है प्रॉब्लम, कब खतरा बढ़ जाता है, ये मेटाबॉलिज्म कब होता है, तो ये ध्यान रखना होगा कि हार्ट डिजीज, जो हमारा हार्ट डिजीज है, ठीक है, और उसके साथ ही आपके जो स्ट्रोक होते हैं, मधुमेह टाइप 2 अगर आपके रहता है आपके अंदर, तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है। ओके, अगर पेट के आसपास अगर आपका चर्बी बढ़ा हुआ है, ठीक है, कमर के आसपास अगर चर्बी बढ़ा हुआ है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है, और अगर जो है आपका उच्च रक्त रक्त शर्करा है, ठीक है, हाई फास्टिंग ब्लड शुगर है, और उसके साथ ही उच्च ट्राइग्लिसराइड है अगर आपके अंदर, और जो हमारा एचडीएल है, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको बोलते हैं, ये हमारी बॉडी में हाई रहना चाहिए। लेकिन जब हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जब हम आते हैं तो ये क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ये जो है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल और एलडीएल के बारे में आप लोग को पता होगा, एचडीएल एंड एलडीएल, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको लो डेफिशिएंसी लिपोप्रोटीन बोलते हैं और एचडीएल को हाई डेफिशिएंटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ये हाई वाला हाई रहता है और लो वाला लो रहता है। लेकिन जब इसमें डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका क्या लिखा है, उदरीय मोटापा बढ़ा हुआ और उसके साथ रक्तचाप, ठीक है, अभी हम लोग जस्ट बोले कि रक्तचाप भी क्या हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है, और अल्प एचडीएल, ठीक है, तो जो एलडीएल है वो अल्प है, लेकिन आपका जो है यहाँ पे
HDl जो है ये क्या हो जा रहा है, ये लो हो जा रहा है, अल्प HDl, ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, ये बढ़ा हुआ रहना चाहिए लेकिन ये क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है अल्प HDl, ठीक है। HDl ये क्या हो गया, ये लो हो गया, तो ये आपका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए था, तो इस वजह से आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ओके, क्लियर है सभी को? हम खींचेगा एक बार सभी लोग। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ध्यान का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध जो है प्रभाव नहीं है। ऑप्शन 4 कार्टिसोल को। कॉर्टिसोल को बढ़ाता है 4। ओके, ध्यान क्या है, कॉर्टिसोल क्या है, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। स्ट्रेस आप लोग हार्मोन है इसके मैम। बारे, हाँ स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये स्ट्रेस हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पे क्या बताइए कि ध्यान में जो है उसका प्रभाव नहीं है, तो थोड़ा हमारा ध्यान जो है वो क्या कार्टिसोल को बढ़ाएगा, नहीं ना, कम करेगा, उसको शांत करेगा। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेस तनाव को क्या करेगा, घटाता है, रक्त शर्करा को सामान्य करता है और रक्तचाप को सामान्य करता है, ठीक है। हर चीज को बैलेंस में लो लाने की कोशिश करता है, ठीक है, जो भी हाई रहेगा उसको कम करेगा। तो ये आपके क्या है, ध्यान के प्रभाव के लिए, और ये नहीं होगा कार्टिसोल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हठ प्रदीपिका तथा घेरन संहिता के अनुसार सूत्र नीति की लंबाई, दोनों में सेम बताया गया, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन 2 डेढ़ बलिष्ठ होगा मैम, 4 नंबर। सेकंड ऑप्शन है। 4 नंबर? सेकंड ऑप्शन Oh my God. सेकंड ऑप्शन ऑप्शन 2 होगा मैम। यस, एक बिलिस एक बिलिस, 9 42, इंच। ठीक है, जिसको लोग 9 इंच भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों जगह 9 इंच ही बताया गया है, और इससे हमेशा एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, घेरन संहिता हो चाहे हठ प्रदीपिका हो, दोनों में सूत्र नीति की लंबाई कितनी बताई गई है, तो 9 इंच बताई गई है, एक 42 बताया गया है। ओके, एक बिलस्ती देखिए बोलते फिर, हैं, एक बिलस्ती हाँ बोल बिलस्ती बोलते हैं, यस बिलस्ती बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में ऐसा ही लिखा गया था, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नीति किस रोग में लाभकारी नहीं है। अब सूत्र नीति ऊपर में लंबाई पूछ लिया, नीचे देखिए, नीचे क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसका लाभकारी प्रभाव नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए हठ प्रदीपिका के अनुसार की, अम्ल पित्त। तो क्या नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, ठीक है, सभी को पता है और देख के भी समझ में आता है, मैम। सूत्र नीति, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं नेत्र संबंधी विकार जो है वो क्या होता है, ठीक होता है। जब आप लोग सूत्र नीति किए होंगे ना, तो देखिएगा आंख से आपके पानी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, तो वो आपकी आंखों की भी सफाई करती है। उसके बाद जत्रुऊर्ध के रोग, गले से ऊपर जो भी रोग है उसके लिए लाभकारी है, और हमारा जो कपाल है, ठीक है, फोrehead का रीजन है, उसको भी क्या करता है, शुद्ध करता है। तो ये ध्यान रखना होगा कि सूत्र नीति के लाभ क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से ये भी आपको तीनों 1 2 3 करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई। आप देख सकते हैं कि हठ प्रदीपिका का कितना वेटेज है, 15 फुट बोल रहे हैं आप लोग। ऑप्शन 3 होगा सर। थर्ड हाथ ऑप्शन होते ना 15 हाथ और बोला गया था। 22.5 होगा ऑप्शन मैम। 2 15 फुट। 15 हंसते था तो 22.5 फुट होना चाहिए। मेरे वेट 15 फुट तो कभी नहीं होगा। हस्त दशायतन 22 नहीं है, 7.5 फुट चलिए होगा, देखिए, क्योंकि वो हथेली से किया है ना। 15 हाथ, 15 हाथ। बता देती है, सुनिए, देखिए 22.5 फुट जो है लगभग, इसका आंसर पहले आप ध्यान रखिए और बता देती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। लिखा हुआ है हस्त पंचदशाइतम, ठीक है, हठ प्रदीपिका में लिखा गया है वस्त्र धोती की लंबाई में हस्त पंच दशाइतम, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, 15 हाथ लंबा बोला गया है, क्या बोला गया है, 15 हाथ लंबा, और 4 अंगुल चौड़ा बोला गया, चौड़ाई भी ध्यान रखना है, 15 हाथ लंबा और 4 अंगुल चौड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक हाथ का आपको पता होना चाहिए, एक हाथ में कितना होता है फुट, तो 1.5 होता है, ठीक है, 1.5 फुट होता है एक हाथ बराबर, एक हाथ बराबर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या बताया गया, 15 हाथ लंबा बोला गया है ना, 15 हाथ लंबा, तो 1.5 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 22.5 होगा ना, यानी कि 22.5 आया, 22.5,
ठीक है। 72.5 हाँ। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह जब लोग हठ रत्नावली में जाते हैं ना, तो वहां पे 30 आता है, आपका 30 फुट आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे हमको इसको डिफाइन करना है। एक हाथ बराबर आपको ये हमेशा याद रखना है कि 1.5 फुट है, ठीक है। और इसी को आप मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पश्चिमोत्तानासन का नहीं बताया गया। ऑप्शन 1 होगा मैम। ऑप्शन 1 अम्लता को कम ऑप्शन करता 1 है। होना चाहिए। ये 1 वाला ऑप्शन मैम, ऑप्शन 1 अम्लता को कम करता है। यस बिल्कुल। ओके, तो हठ प्रदीपिका के अनुसार आपको पश्चिमोत्तानासन का लाभ देखना था। आपको पता होगा सभी को कि उदर को पतला करता है, तो ये तो ऑप्शन आपका है कि उदर की वसा को कम करता है, ठीक है। सुषुम्ना में प्राण जो है प्रविष्ट करता है, ये भी होगा, और जठराग्नि को बढ़ाता है। यहाँ पे क्या नहीं होगा, तो अम्लता कम करता है, ये गलत बताया गया है, ठीक है। पहले बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि शिक्षण को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है। 4 नहीं बताना है आपको। ऑप्शन शिक्षा का सामाजिक नहीं, ऑप्शन 4 मैम। ओके, ऑप्शन हम 4 लोगों को पता है कि Option 4। शिक्षण को प्रभावित कर देखिए, शिक्षक भी होना भी बहुत जरूरी है, इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, और छात्र भी होना जो है जरूरी है। तीनों चीज क्या है, बेसिक नीड है। इसके बिना जो है हमारा पाठ्यक्रम नहीं हो सकता, मतलब हमारा स्टडी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या बताया गया, शिक्षक का सामाजिक स्तर, तो ये जो है कोई मायने नहीं रखता कि शिक्षक कहाँ से आ रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावो उत्पाद शिक्षण के लिए योग पाठ योजना को कब तैयार किया जाना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको जानना चाहिए। कक्षा से ठीक पहले। पहले ठीक है, तो ये सभी लोग ध्यान रखिए, कक्षा से ठीक पहले। पहला ऑप्शन में क्या है कि कक्षा से 1 सप्ताह पहले आप अगर कुछ पढ़ाने के लिए, जैसे कि अभी आएंगे आप लोग या कहीं भी पढ़ाने के लिए जाएंगे या फिर योग कक्षा लेने के लिए जाएंगे, तो उससे पहले थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके जस्ट पहले करते हैं ना कि 10 दिन पहले कैसे करके रखते हैं। आप भूल जाएंगे जो दिन 10 दिन पहले करके रखेंगे या फिर 1 सप्ताह करके रखेंगे। उसके बाद कक्षा में 1-2 दिन पहले, ये भी नहीं करना है। उसके साथ कक्षा की समाप्ति के बाद, आप कक्षा ले लिए उसके बाद आपको क्या मतलब है पाठ योजना का। तो यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है, कक्षा से ठीक जो है पहले आपको ये करना पड़ता है। यानी कि जब आप क्लास लेने जा रहे हैं, अगर 9 बजे आपकी क्लास है, तो आप 8:30 से 9 के बीच आप इसको तैयार कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि योग के व्यवहारिक शिक्षण के दौरान प्रश्न और उत्तर सत्र को कब आयोजित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन कब करेंगे बच्चे को, पाठ के अंत में। ठीक है। पाठ के अंत में तो ऑप्शन पाठ 4 के अंत में क्वेश्चन हमेशा, जैसे कि अभी आपको पुंडलिक सर पढ़ाए और लास्ट में क्या किए, क्वेश्चन आंसर किए, तो कब किए सर, पाठ के अंत में किए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कक्षा के प्रारंभ में कभी नहीं होगा, समूह अभ्यास के बाद, फिर अभ्यास का परिचय देने के बाद ये सब नहीं होगा। पाठ के अंत में अप्रोप्रिएट आंसर देना है आपको। उसके बाद छोटे समूह के लिए जो है योग के शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था क्या है, ये बताइए। अर्धवृत्ताकार मैम। ऑप्शन अर्धवृत्ताकार। ऑप्शन 1। अर्धवृत्ताकार, ओके। तो ये देखिए अर्धवृत्ताकार जो है, यहाँ टीचर बैठे हुए हैं और यहाँ पे अगर 10-15 बच्चे हैं, तो वो इस तरीके से हुए, जो कि एक छोटे समूह के लिए क्या है, योग कक्षा में शिक्षण के बैठने की प्रभावी व्यवस्था है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको 30 नंबर आंसर क्वेश्चन देखना है। पतंजलि के अनुसार प्रमाण है, बताइए। प्रमाण बताना है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम होगा ABC, प्रत्यक्ष, अनुमान और विकल्प होगा मैम। आगम नहीं है। आगम नहीं है, है। विकल्प कहाँ? आगम है ना, आगम है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रत्यक्ष अनुमान आगम विकल्प अर्थात होगा मैम। ABD C नहीं है मैम, बाकी पूरे हैं। हाँ सी ओके। नहीं है, बाकी पूरे हैं।
सी नहीं होगा और बाकी तीनों होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। बाकी तीनों क्या क्या हो जाएंगे? ए, बी और डी बोल रहे हैं। कौन सा ऑप्शन है? ए, बी, डी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में किस तरीके से कंफ्यूज करके देता है। आगे आपको ए देना चाहिए, तो यहाँ पे क्या दे दिया आपको? बी करके। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर जो है ना आपका हर चीज चेक करता है, आपको कंफ्यूज कर। मैम ये ना सीक्वेंस जो था ना, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इस तरह से दिया है सीक्वेंस। उन्होंने सीक्वेंस आंसर का इस अब तरह आपको से, आगे में ये दिखेगा नहीं आपको। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इस तरह से दिया है। आपको ध्यान, हाँ सीक्वेंस में। इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, प्रमाण जो है, प्रमाण 3 बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे आंसर बताया। और आपको श्लोक नंबर बताइए कितने में बताए गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम जो है ये कौन से पाद में इसका वर्णन है और कितना नंबर श्लोक है बताइए। 5 नंबर। समाधि पाद है। समाधि। समाधि। पहला पाद समाधि। सूत्र नंबर 7 है समाधि का। समाधि पाद के कितना नंबर श्लोक है? 6 नंबर, 6 नंबर होगा। 6 नंबर 6 या 7 बताइए। 7 नंबर मैम। 6 होगा। 7 नंबर। 7 नंबर का 6 होगा। लिखती 7 5 6 नंबर में तो प्रमाण 7 नंबर का है मैम, प्रत्यक्ष, अनुगामना, प्रमाणानि। गमा प्रमाणानी। और 6 नंबर में मैम आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा था। ये नाम में 6 नंबर है और सबको नहीं 7 दिख नंबर रहा का है? है। हाँ अभी दिखा Yes, नहीं। मैम कोई अभी नहीं दिख रहा बताइए। आवाज नहीं आ स्क्रीन तो मुझे दिख रहा है, दिख रहा है। आवाज क्लियर है मैम। मैम। अभी नहीं क्लियर है। ओके, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी दिख रहा प्रत्यक्ष, है। अनुमान, आगम 7 नंबर श्लोक है समाधि पाद के। और समाधि पाद के 6 नंबर श्लोक में आपको बताया गया है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है, ये क्या बताया गया है? 5 प्रमाण बताए गए हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, 5 वृत्तियां हैं ये। ठीक है, 5 वृत्तियां। 5 वृत्तियां कौन कौन से है ये आपको ध्यान रखना है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, जिसमें से एक विकल्प है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए थे। नेक्स्ट आप बताइएगा कि पतंजल योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां जो है किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है? औषधि, तप और समाधि। औषधि, तप 3 और 4 मैम। समाधि। ये देखिए आपके कैवल्य पाद का ये पहला नंबर ही श्लोक है। ठीक है, कैवल्य पाद का ये पहला नंबर में ही श्लोक में बताया गया। जन्म, औषधि, तपः, मंत्र, समाधि, तप और समाधि। ठीक है, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि या सिद्धियां, ये आपका श्लोक है पहला नंबर का, जो कि कैवल्य पाद का है। केवल पाद में श्लोक संख्या कितने, सूत्र संख्या कितने बताए? कितने टोटल सूत्र हैं बताइए? 34। ओके, तो 34 आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको आंसर देना है। यहाँ पे पूछा गया है कि पतंजल योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, तो क्या हो जाएगा? औषधि से, तप से और समाधि से। शक्तिपात से होगा? यहाँ पे दिया गया शक्तिपात नहीं ना। 5 में क्या क्या दिया गया? जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। 2 होगा, 1 3 और 4। 1 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपको बताना है निम्नलिखित में से उपप्राण वायु है। उपप्राण वायु बताइए कौन से है? फर्स्ट ऑफ और थर्ड ऑफ फर्स्ट और थर्ड मैम। क्रिकल और कूर्म होगा। क्रिकल और कूर्म। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले तो उपप्राण आपको पता होना चाहिए कि उपप्राण कौन कौन से हैं। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। नाग, कूर्म, क्रिंकल, देवदत्त धनंजय और धनंजय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है? क्रिंकर भी दिया गया है, कुर्म भी दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 3। ठीक है, भुजंगिनी मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं और ये भी आपका मकर दिया हुआ, ये आसन में हम लोग देखते हैं। ओके,
तो ये दोनों आपके आंसर नहीं होंगे, कटनी है। नेक्स्ट हम लोग देखिए, कुंठा के प्रमुख स्रोत है, ठीक है। कुंठा के प्रमुख स्रोत, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, कुंठा को क्या बोला जाता है वो देख लीजिए। 33 नंबर, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन आर, क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर है या फिर पर्सनल फैक्टर है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है या फिर पॉजिटिव गोल्स है। तो क्या होंगे आपको बताना है यहाँ पे, हिंदी में देख लीजिए। मैम सेकंड और थर्ड, व्यक्तिगत यहाँ पे 3 कारण ऑप्शन और चूज विवाद। करने हैं आपको, 3 आंसर चूज करने हैं। सकारात्मक विचार को छोड़ के Option तीनों हो है मैम, जाएंगे। 1 2 फर्स्ट 3। सेकंड थर्ड। नहीं होगा, 1 2 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन है बता मैम, दीजिए 1 आप 2 लोग, 3। ओनली ऑप्शन बताइए। सेकंड ऑप्शन ऑप्शन होगा। 2 ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड ऑप्शन बोल रहे हैं, यानी कि second वातावरण option। संबंधी कारण, उसके बाद व्यक्तिगत कारण है, विवाद है, ठीक है। तो वातावरण कारण हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन के कारण आपके क्या हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। आपके दूसरा व्यक्तिगत कारण भी हो option। सकते हैं, पर्सनल भी रीजन हो सकते हैं, और विवाद की वजह से भी हो सकता है। जबकि सकारात्मक लक्ष्य आपको क्यों फ्रस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। अगर आपका लक्ष्य सकारात्मक है वो तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपके 1 2 और 3 होंगे, ठीक है। 1 2 एंड 3, देखिए यहाँ पे 3 2 एंड 1 ऐसे करके दिया गया है, तो इस चीज का हमेशा एग्जाम में ध्यान रखिएगा। सीधा 1 ढूंढने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि आप 4 मार के आ जाइएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, वो घुमाने का एग्जाम वाले घुमाते हैं बच्चों को। नेक्स्ट आपको बताना है कि अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास किन हार्मोन का स्राव करता है। सेकंड ग्लूकोज, ग्लूकागॉन। ग्लूकोज 1 और 2, सोमेटोस्टैटिन मैम 1 और 2 मैम। सेकंड फर्स्ट सोमेटोस्टेटिन कुछ आपको ऑप्शन बताना है, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन बताइए। ऑप्शन 2 होगा मैम। मैम 2 ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। सेकंड हाँ, ऑप्शन। सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड। ओके, बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन। 1 और 2 होंगे, यानी कि या सोमेटोस्टेटिन हो जाएंगे और ग्लूकागॉन हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं कि पैनक्रियास को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। मिश्रित ग्लैंड इसको बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सो और इंडो दोनों का कार्य करता है, एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सोक्राइन सिस्टम, यानी कि हार्मोन का भी स्राव करता है, और साथ में जो हमारा जो डाइजेस्टिव जो जूस है उसका भी सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हम लोग पढ़े थे बीटा सेल के बारे में। जब हम लोग देखते हैं एंडोक्राइन में तो बीटा सेल आता है, उसके बाद अल्फा सेल आता है, डेल्टा सेल आता है, और एक एफ सेल आता है, ठीक है। तो बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन का जो है सिक्रेशन होता है, और अल्फा सेल के द्वारा जो है ग्लूकागॉन का होता है, ग्लूकागॉन का। और यहाँ पे इंसुलिन लिख लीजिए बीटा सेल का, और डेल्टा सेल के द्वारा जो है सोमेटोस्टेटिन का होता है, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन का स्राव होता है, और यहाँ पे एफ सेल के द्वारा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। तो ये आपको जो है एंडोक्राइन जो है उससे ये स्रावित होता है। और जब हम लोग देखते हैं एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन के द्वारा क्या होता है, जो हमारा पेनक्रियाज है उसका जो एक्सोक्राइन के द्वारा जो है पाचक रस यानी कि पेनक्रिएटिक जूस का स्राव होता है, ठीक है। पेनक्रिएटिक जूस में आपका क्या क्या आ जाता है, तो एमाइलेज आ जाता है, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन आ जाता है, ठीक है। एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है, तो ये आपके स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, ठीक है। और लाइपेज क्या करता है, वसा को फैटी एसिड में तोड़ता है। और आपके जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कार्टिसोल और एपिनेफ्रिन दिया गया है, ये जो है किनके द्वारा स्रावित होता है, ये बताइए। कार्टिसोल और एपिनेफ्रिन जो है ये किनके द्वारा स्रावित होता है? एड्रेनल एड्रेनल बिल्कुल सही है। तो एड्रेनलिन के द्वारा जो है ये स्रावित होता है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आप लोग को पता होगा, उसमें हम लोग पढ़े थे, वहां पे एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन के बारे में हम लोग पढ़े थे। और एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा ही जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन जो होता है उसका स्राव होता है, ठीक है। तो कार्टिसोल और एपिनेफ्रिन दोनों आपके जो है एड्रिनल ग्लैंड के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके,
उसमें भी हम लोग जैसे एडिनल जब ग्लैंड देखते हैं तो उसमें भी उसके दो पार्ट बताए गए हैं, जिसमें एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मेडुला बताया गया है। ठीक है, तो आपका कार्टिसोल जो है वो किसके साइड से निकलता है? तो एडिनल कॉर्टेक्स से आपका जो है कार्टिसोल निकलता है, जबकि एपी यहाँ पे एपिनेफ्रिन जो दिया गया है ये आपके मेडुला भाग से निकलता है। ठीक है, ये मेडुला भाग से निकलता है और ये कॉर्टेक्स भाग से निकलता है, दोनों आपके एडिनल ग्लैंड से ही निकलता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारे आहार के सार घटक, प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल्स हैं, कौन है बताइए? ऑप्शन 2। प्रोटीन, विटामिन। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बताना है आपको, ऑप्शन। 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन 2 बोल रहे हैं? 2 ऑप्शन। तो देखिए अब बता देते हैं, ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 आपको ध्यान रखना है। आपको पता होगा न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन होते हैं? एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो होता है। ठीक है, तो जिसकी ज्यादा आवश्यकता होती है वो आपके मैक्रो है, और जिसकी कम आवश्यकता होती है वो क्या है? तो माइक्रो है। आपके जो है मैक्रो के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो प्रोटीन आ जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, उसके बाद आपके फैट हो जाएंगे, वाटर हो जाएगा, और फाइबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? माइक्रो के अंतर्गत आएंगे। और जब हम लोग सॉरी मैक्रो के अंतर्गत आ जाएंगे, और माइक्रो के अंतर्गत आपके जो है मिनरल्स आ जाते हैं, और आपके क्या आ जाते हैं? विटामिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? और उसमें से भी हम लोग जब देखते हैं ना मैक्रो में, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये जो है, और देखेंगे तो ये हमारा तीन जो है ये जो है सार घटक माने जाते हैं। तो पांचों, लेकिन ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस इनका है प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन में प्रोटीन दिया गया है और फैट दिया गया है। ठीक है, और मिनरल्स और विटामिन जो है ये क्या है? तो ये आपके मैक्रो है। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो यहाँ पे ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आपको बताना है कि किसी भी बीमारी के कारण के मुख्य कारक क्या है, आयुर्वेद के अनुसार। बताइए, ऑप्शन बताइए। एनीवन ऑप्शन आंसर? 2। First option. ऑप्शन और 4, इसमें 4 तो नहीं है। ऑप्शन 4 तो नहीं होगा, थर्ड दो होगा। सामने तो बिल्कुल नहीं सेकंड होगा। होगा मैम, प्रज्ञापराध। हाँ, मतलब यहाँ पे क्या बताया गया, अज्ञानता अब ही हम बताते सभी हैं, बीमारियों का कारण है। देख लेते हैं हम लोग। सेकंड आयुर्वेद के अनुसार जो है, आयुर्वेद के अनुसार किसी भी बीमारी के कारण के मुख्य कारक क्या है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सात में इंद्रिय मन बताया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ सात में इंद्रिय मन संयोग बताया गया है ना, यानी कि इंद्रिय और विषय का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। ठीक है, जब आप मिठाई को देख रहे हैं और आप उसको बार बार खाए जा रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या है? हानिकारक है या अच्छा है? किसी चीज को आप देख रहे हैं, उसमें लिप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, आपका इंद्रिय का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है विषय के प्रति। तो क्या हो रहा है? ये आपके लिए क्या है? हानिकारक है, ये बीमारी का कारण हो सकता है। और प्रज्ञा प्रज्ञा अपराध क्या होता है कि यह तो अज्ञानवश आप नहीं जान रहे हैं उस चीज को, और यह तो फिर आप जानबूझ के गलती कर रहे हैं। ये आयुर्वेद में उसको प्रज्ञा अपराध बोला गया है कि आप नहीं जानते चलिए। और एक क्या है कि आप जान रहे हैं कि वो चीज गलत है लेकिन फिर भी कर रहे हैं, तो ये आपका प्रज्ञा अपराध हो गया। ठीक है, और उसके बाद दोष की यहाँ पे साम्यता का बात किया गया। यहाँ पे आपको दो ही आंसर देना, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? ये आयुर्वेद के अनुसार बीमारी के मुख्य कारण हो जाएंगे, 1 और 2। ठीक है, जबकि आपको यहाँ पे दोष की समता की बात की गई, यानी कि आपको तीनों दोष क्या है? बैलेंस में है, वातपित्त का बैलेंस में है।
और परिणाम, तो इससे भी कोई मैटर नहीं बनता, ठीक है। परिणाम जो है वो रोज सामने बीमारी नहीं आती। भी चीज का होता है, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। वात प्रधान प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए किन गुणों से युक्त आहार लाभदायक है? सही उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। सड्रस आपको पता है, सड्रस जिसमें हम लोग देखते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, ठीक है। ये आपके क्या है? सड्रस है। अब हम लोग देखते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय जो है, ये जो है हम लोग इसको वात, पित्त और कफ में बांटेंगे कि जब आपका कफ जो है, कफ में किसकी प्रवृत्ति ज्यादा होती है, ठीक है। जब आपका कफ बढ़ा हुआ रहेगा तो मधुर, अम्ल, लवण ये तीनों जो है कफ को बढ़ाने वाला दिखाता है, ठीक है। आपका कफ क्या है? बढ़ा हुआ है, ये तीनों, यानी ये तीनों चीज खाएंगे तो कफ बढ़ा हुआ रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये कटु, तिक्त, कसाय, ये वात को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये क्या करने वाला है? वात को बढ़ाने वाला है आपका कटु, तिक्त, कसाय। और अम्ल, लवण और कटु ये तीनों क्या है? ये आपके पित्त को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। पित्त को बढ़ाने वाले, ये हमेशा आपको ये इस जो अब ये जो पिक्चर बनाई है इसको ध्यान रखिएगा। मधुर, अम्ल, लवण जो है ये आपके कफ को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाले तीन जो है कटु, तिक्त, कसाई, ये आपके वात को बढ़ाने वाले हैं। और पित्त जो है अम्ल, लवण और कटु जो है आपके पित्त को बढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया कि वात वाले व्यक्ति को क्या नहीं देंगे? अब देखिए यहाँ पे शीत, उष्ण और लघु को छोड़ दीजिए, ये तो गुण करके दे दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे सड्रस में एक मधुर भी दिया गया है, ठीक है। तो वात प्रवृत्ति वाले को क्या बताइए? कटु, तिक्त और कसाई को ये खाएगा तो इसको हानि होगा, ठीक है, ये बढ़ाने वाला है। तो हम क्या देंगे? ऊपर वाले तीनों दे सकते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, ये तीनों है जो है वात प्रवृत्ति के लिए अच्छा होगा। ऑप्शन में आपके मधुर दिए गए हैं तो मधुर आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? मधुर ऑप्शन में हो जाएगा। आपको पता है वात प्रवृत्ति को वाले जो लोग होते हैं उसके लिए गर्मी अच्छा होता है, ठीक है, उसको ठंड जल्दी लग जाती है। तो यहाँ पे उष्ण भी क्या हो जाएगा? अच्छा होगा। वात प्रवृत्ति लोग पतले दुबले होते हैं और हल्का होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए लघु यहाँ पे कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका कट गया और दो आंसर आपके मधुर और उष्ण हो गए, ठीक है। 4 नंबर आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन से योगाभ्यास जो है अम्ल पित्त यानी कि हाइपर एसिडिटी के मरीजों के लिए लाभदायक है? बताइए। ऑप्शन 2 धोती, 1 धोती और है 4 क्या? वाला 1 एंड 4 मैम, धोती सेकंड और ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन मैम। सेकेंड ऑप्शन 1 और 4। अब देखिए धोती जो है यहाँ पे लाभकारी, धोती करेंगे तो आपका अम्ल पित्त सही होगा, ठीक है, और नाड़ी शोधन बैलेंस होता है आपका। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे 1 और 4, यानी कि 2 नंबर आंसर। कपालभाति जो है ये अम्ल को बढ़ाता है। पश्चिमोत्तानासन जो है ये भी आपके नहीं आएंगे हाइपरएसिडिटी में, ठीक है। नहीं दिख तो ये दोनों आपको कट करना है और ध्यान रखना है धोती और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है ना वो देखना पड़ता है एग्जाम में। अभी हो रहा है मैम, अभी अब हो आ रहा रहा है। है, बीच में गैप हो जा रहा है। अभी बताइएगा। आ रहा है अभी। अभी आ रहा है। मुख्य पेशी कंकाल। फर्स्ट और सेकंड में संधि शोध। थर्ड ऑप्शन बताइए इसका आंसर क्या होगा? 39 नंबर क्वेश्चन के आंसर की मुख्य पेशीय कंकाली विकार कौन कौन से हैं? थर्ड 39 नंबर थर्ड ऑप्शन। थर्ड वाला ऑप्शन होगा मैम, 1 एंड 2। ओके, इसको एक इंग्लिश में देखेंगे। इसमें भी देख लीजिए।
अभी स्क्रीन दिख रही है ना? अभी दिख रहा है, देख लीजिए। स्पॉन्डिलाइटिस है, आर्थराइटिस है, ठीक है, एपिलेप्सी है एंड पार्किंसंस डिजीज है। आप लोग को पता होगा कि जो स्पॉन्डिलाइटिस है, पार्किंसन। या कि गर्दन एवं कंधे में दर्द उत्पन्न होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मुख जो है पेशे कंकाली विकार, पेशे कंकाली विकार आपको बताना है। तो आप लोग आंसर क्या बोल रहे थे इसका? पेशे कंकाली One विकार में answer, आंसर क्या बोल रहे थे? थर्ड ऑप्शन। स्पॉन्डिलिसिस एंड आर्थराइटिस। थर्ड ऑप्शन। ओके, तो यानी कि स्पॉन्डिलाइटिस बोल रहे हैं, अर्थराइटिस बोल रहे हैं, ठीक है। और संधि शोथ यानी कि जो अर्थराइटिस है, ये आपके क्या करते हैं, जोड़ों में दर्द उत्पन्न होता है, हड्डी में जो दर्द उत्पन्न होता है उसको हम लोग अर्थराइटिस बोलते हैं। और जो आपके इपिलेप्सी है एंड पार्किंसंस है, ये दोनों नर्वस सिस्टम से, नर्वस जो हमारा सिस्टम है उससे रिलेटेड आपके डिजीज है, ठीक है। पार्किंसंस एंड इपिलेप्सी, ठीक है। मिर्गी हम लोग बोलते हैं ना इपिलेप्सी को, मिर्गी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 39। एक और दो आपको आंसर लगाना है इसका, 3 नंबर आंसर। पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के उद्दीपन के कारण है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के उद्दीपन के कारण पूछे गए हैं। कितना बार रिपीट किया ये क्वेश्चन बताइए? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन। ऑप्शन 2 बताना है आपको। 1 2 3 4 में बताइए क्या होगा आंसर। थर्ड और फोर्थ सेकंड होगा ना, थर्ड हृदय का और मांसपेशियों का फोर्थ होगा शिथिल। मैम, हृदय गति का घटना और मांसपेशियों का शिथिल। ओके, थर्ड है या फिर 2 होगा बताइए। सिंपैथेटिक नहीं है, पारासिम्पैथेटिक है, तो बढ़ाने थर्ड वाला और काम तो फोर्थ नहीं वही तो करेगा बोला, ये। सेकंड ऑप्शन में है ना, थर्ड और फोर्थ है ना। थर्ड हृदय और गति फोर्थ का होगा मैम। घटना और मांसपेशियों का शिथिलन होगा। ओके, बहुत अच्छा। तो हृदय गति का बढ़ना बढ़ना जो है ये आपके सिंपैथेटिक हो जाएंगे, ठीक है, ये सिंपैथेटिक में होगा। मैम और ये चिंता ध्यान के बाद होती है, प्राणायाम के बाद होती है ऐसी स्थिति, ध्यान के बाद होती है या प्राणायाम के बाद होती है ऐसी स्थिति? शायद ध्यान के बाद। ऐसी स्थिति जो है ध्यान के बाद होती है। हाँ, ध्यान ध्यान में के ही बाद। ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है ज्यादातर, बहुत बार रिपीट किए ये क्वेश्चन ध्यान में। और हम लोग देखेंगे चिंता स्तर में वृद्धि करना, तो ये भी आपके सिंपैथेटिक के अंतर्गत आ जाएंगे, जबकि पैरासिम्पैथेटिक और में जो है हमारी हृदय गति घट जाती है और मांसपेशियों में शिथिलन हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुसंधान साक्ष्यों के अनुसार दुश्चिंता यानी कि एंजाइटी के प्रबंधन के लिए किन योगाभ्यासों की सलाह दी जाती है? क्या क्या करेंगे बताइए। मैम फर्स्ट और थर्ड होगा। हाँ, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट भ्रामरी प्राणायाम और शवासन। तो भ्रामरी प्राणायाम एंड शवासन, लेकिन यहाँ पे आपको 3 भी ऑप्शन लगाने को थर्ड दिया जा ऑप्शन हो सकता है। जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही है। भुजंगासन नहीं होगा ना? थर्ड ऑप्शन होगा मैम। थर्ड ऑप्शन यानी कि 1 2 एंड 3 हो जाएगा। पश्चिमोत्तानासन जो है ना, ये आगे झुकेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना, इस वजह से इसको नहीं लिया गया है, ठीक है। और बाकी रिलैक्स आपके जो करने के लिए हम भ्रामरी, लोग जब बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं ना, तो हम लोग बॉडी भी हमारा रिलैक्स होता है। हाँ, जितने भी बैकवर्ड बेंडिंग के आसन है आपकी बॉडी रिलैक्स होती है उससे। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। आपका नर्वस सिस्टम सही से काम करता है ना, स्पाइनल जो इसमें ट्विस्ट होता है तो वो अच्छे से काम करेगा इस वजह से, ठीक है। तो भ्रामरी हो जाएगा, भ्रामरी प्राणायाम, भुजंगासन और शवासन। इसमें जो है एंजाइटी एंड दुश्चिंता के प्रबंधन के लिए अच्छा है, करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक व्यक्ति में तामसिक व्यक्तित्व के क्या क्या भी लक्षण होते हैं, बताइए। लोभ रहेगा। लोभ, लोभ जो रहेगा। प्रकाश, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। थर्ड थर्ड फोर्थ। प्रकाश और थर्ड लोभ। एंड फोर्थ, लोभ और अप्रकाश। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हो जाएंगे, थर्ड एंड 4 आंसर हो जाएंगे। विरक्ति यानी कि हम लोग का वैराग हो गया, सतुगुण बढ़ा हुआ है हमारे अंदर, तो ये जो है ये वैराग वाली भावना है, तो ये बिल्कुल भी तामसिक प्रवृत्ति में आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये सतोर ऊर्जा में आपको नजर आता है।
प्रवृत्ति यानी कि हम लोग जब काम में लगे रहते हैं तो ये भी जो है एक्टिव है, रजोगुण की प्रवृत्ति है ये। ठीक है, यहाँ आपके तामसिक के पूछे गए तो तामसिक में लोभ और अप्रकाश, ठीक है, ये दोनों देखने को मिलता है। भगवत गीता में हम लोग इसको देखते हैं, कितने नंबर श्लोक में बताया गया बताइए कोई? 17 नंबर श्लोक में इसके बारे में बताया गया। ठीक है, 17 नंबर श्लोक 14 अध्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपका 2 क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व के विकासात्मक सिद्धांतों के प्रकार हैं? ऑप्शन 3। ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 2 and 3 मैम, 2 and 3 अधिगम सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 2 and 3 ऑप्शन 2 होगा। अधिगम का Option सिद्धांत 2 और होगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आप लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल हाँ यही जी, दोनों हाँ। आपके आंसर होंगे। ऑप्शन बिल्कुल 2 सही है। ऑप्शन 2 में। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है किनके द्वारा दिया गया पता है किन्हीं को? एक दिन मैं क्लास में बताई थी। फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। फ्रायड। सिगमंड सिगमंड फ्रायड। फ्रायड, बिल्कुल सही है। सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो है बताया गया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो उनके द्वारा दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है सिगमंड फ्रायड के बारे में। ठीक है, और ये अधिगम का सिद्धांत जो है ये किनके द्वारा दिया गया है पता है किन्हीं को? अधिगम का सिद्धांत हम लोग देखते हैं थॉर्नडाइक के द्वारा जो है बताया गया अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तित्व के विकासात्मक सिद्धांत के प्रकार है, उसमें आपके अधिगम के सिद्धांत आ जाएंगे। ये विकास को, क्योंकि हम लोग अधिगम करते हैं लर्निंग बाय डूइंग, तो खुद सीखते हैं, और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी जो है ये विकासात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं एक स्टेज बचपन से लेके बड़े होने का, तो ये आपका विकास करने वाले स्टेज को दिखाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हर प्रदीपिका के अनुसार मूल बंध की कौन सी विधि जो है प्रयोग योग्य है? मूलबंध 44 नंबर का आंसर। गुदा को एड़ी से दबाना, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। योनि का संकुचन। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन 2 and 3 ऑप्शन 2 and 3 ऑप्शन 2 वाला। ऑप्शन 2 एंड 3 दोनों होगा, गुदा को एड़ी से दबाना और योनि को संकुचित करना। ठीक है, उदर का संकुचन हम लोग इसमें नहीं करते हैं, और साथ में वक्ष का संकुचन ये भी नहीं करते हैं। तो ये हट प्रदीपिका में बताया गया मूलबंध की विधि। ठीक है, तो देखिए एक एक चीज से हट प्रदीपिका में क्वेश्चन, हट प्रदीपिका और घेरण संहिता से अभी भी उतने ही क्वेश्चन का वेटेज है, इससे आज भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सभी संस्थानों में जितने भी एमएससी हो बीएससी हो सब में ये जो है हट प्रदीपिका और घेरण संहिता बहुत अच्छे से करवाया जाता है, तो बहुत लोगों को अच्छा से क्लियर रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हट प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित रोगों में वस्त्र धोती की लंबाई है, क्या है बताइए? वस्त्र धोती की लाभकारी, सॉरी वस्त्र धोती सारी है लाभकारी है। कफ कफ हो जाएगा, कफ कफ बोला गया ना। ऑप्शन 2। अच्छा कफ। सेकंड ऑप्शन। चर्म है। सेकंड थर्ड। हाँ सेकेंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड मैम, सेकंड ऑप्शन। कफ विकार और चर्म रोग है ना, नेत्र तो होगा नहीं और वातज विकार भी नहीं होगा। यानी चर्म रोग आपको बताया। क्या बताया गया है? हम लोग जब देखते हैं वस्त्र धोती में तो आपको बताया जाता है कास, श्वास, प्लीहा, यहाँ लिखा नहीं रहा, प्लीहा और कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, ठीक है, इसमें लाभकारी बताया जाता है। तो कास का मतलब क्या होता है? खांसी। श्वास का मतलब होता है दम्मा। स्प्लीन, प्लीहा को स्प्लीन बोलते हैं, और कुष्ठ रोग यानी कि चर्म रोग। तो कुष्ठ का रोग का आपको हिंदी भी मीनिंग भी पता होना चाहिए, तो तभी आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो चर्म रोग है ये। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके क्या दिए गए? ऑप्शन में चर्म रोग दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके क्वास भी दिए गए हैं, खांसी है तो आपके कफ विकार होंगी, तो कफ विकार हो जाएंगे और चर्म विकार हो लास्ट में जाएंगे। दिया हुआ ना, कफ विसंति मतलब 20 प्रकार के कफ के रोग। हाँ 20 प्रकार के कफ, यस, ये इसमें बताया गया 20 प्रकार के कफ का भी दूर करता है। ठीक है, ये श्लोक ही दिया गया है, कास श्वास प्लीह कुष्ठम
और कफ कफ रोग विसंधि करती विंसति। है, कफ कफ विसंधि रोग, इस तरीके से। हाँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ज्ञान योग के साधन है। बताइए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एकदम फर्स्ट क्लास में ऑप्शन इसके बारे में हम लोग थर्ड पढ़े फोर्थ थे। ऑप्शन मनन निधिध्यासन। सेकंड मनन, श्रवण मनन निधिध्यासन। ऑप्शन 2। श्रवण मनन और निधिध्यासन। कीर्तन तो नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 2, 3 एंड 4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ज्ञान योग के अंतर्गत बहिरंग और अंतरंग साधन पढ़ते हैं। ज्ञान योग के अंतर्गत बहिरंग और अंतरंग पढ़ते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं बहिरंग के अंतर्गत आपके क्या क्या आ जाते हैं। तो विवेक, वैराग, सठ संपत्ति और मुमुक्ष आ जाता है। ठीक है, विवेक, वैराग, सठ संपत्ति और मुमुक्ष। और अंतरंग साधन निधिध्यासन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पूछ लिए गए हैं ज्ञान योग के साधन है, तो श्रवण मनन निधिध्यासन हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आपके विवेक, वैराग, सठ संपत्ति, मुमुक्ष से भी पूछा जा सकता है। सठ संपत्ति में क्या क्या आ जाता है? बताइए, सठ संपत्ति में 6 चीजें क्या क्या आती है? दम, प्रति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। समदम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपके कीर्तन पूछे गए हैं, ये जो है किसके अंतर्गत आएंगे? कीर्तन। नवधा भक्ति योग। कीर्तन जो आपके नौधा, हाँ, भक्ति योग में नौधा भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन। ये आपके नौधा भक्ति में बताया गया है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास और दास, साख्य और आत्मनिवेदन। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे असर्शन एंड रीजन का। क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता था पहले, तो अभी 3 क्वेश्चन लगातार उसी के पूछे जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आसन के अभ्यास का मूल उद्देश्य द्वंद्वों पर काबू पाना है। और आपके रीजन बताए गए हैं क्योंकि आसनों के अभ्यास केवल बीमारी की रोकथाम और स्वस्थ जो है रहने के लिए किए जाते हैं। क्या ये बात सही है कि आसन का अभ्यास केवल हम लोग बीमारी की रोकथाम के लिए नहीं, करते हैं? फर्स्ट सही है, नहीं दूसरा गलत है। ए सही है, आर गलत है। पहला सही, केवल है ना, गलत। सही होगा। पहला हम लोग केवल पढ़े भी हैं, हम लोग पतंजल योग दर्शन में हम लोग तत्वद्वंदान पढ़े हैं। विघाता है ना, यस, तत्वद्वंदान विघाता। तत्वद्वंदान भी घाता जो है हम लोग पतंजल योग सूत्र में पढ़े हैं आसन के बारे में, कि द्वंद्वों को काबू करता है, द्वंद्वों को दूर करता है। और दूसरे में यहाँ पे क्या दे दिया गया है? यहाँ पे तो एकदम इसका बिल्कुल रीजन वो सही नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा और आर जो है रीजन जो है गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट केवल क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम मिलता लोग। तो ये भी हम लोग बोल सकते थे, केवल दिया हुआ है ना, इसलिए हम लोग मतलब नहीं बोल सकते। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, केवल नहीं होना चाहिए, केवल बीमारी की रोकथाम के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि शरीर में कम मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है और ये जो है संतुलित आहार के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। और विटामिन जो क्या करते हैं? तो ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, लेकिन चयापचय क्रियाओं के नियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रोटीन्स, वसाओं और कार्बोहाइड्रेट की उपयोग प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। तो ये बात बताइए, बिल्कुल सही है या गलत है? दोनों सही है, दोनों सही है यार, दोनों सही सही है। अभी हम लोग जस्ट विटामिन और मिनरल्स के बारे में पढ़े। ठीक है, अभी हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े थे ना, जिसमें से माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में पढ़े थे। ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो के बारे में। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो शरीर में जो है कम मात्रा में क्या चाहिए होता है? तो विटामिन और मिनरल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या क्या बताया गया है कि विटामिन जो है ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। ये बात सही है, ये आपका कौन करेगा? ये आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट करेंगे। लेकिन चयापचय की क्रिया के नियमन के लिए जो है भूमिका निभाता है कौन? विटामिन एंड मिनरल्स। और प्रोटीन, वसाओं और कार्बोहाइड्रेट की उपयोग प्रक्रियाओं में ये सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों आपके सही हो जाएंगे। ए एंड आर दोनों सही है और रीजन जो है एक का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि योग का मूल उद्देश्य आत्मानुभूति और परम मोक्ष है। और बताया गया है तर्क में कि योग के 8 अंगों का निरंतर अभ्यास हमारे शरीर और मन पर नियंत्रण में सहायता नहीं करता है। यहाँ लिख दिया नहीं करता है, जिससे कि परम मोक्ष का जो है अंतिम लक्ष्य
प्राप्त किया जा सके। मैम क्या ये बातें सही है? ऑप्शन 3। स्क्रीन नहीं आ रहा है। आ जाएगा, आ गया होगा अब। जी मैम। हाँ योग के 8 मतलब सहायता नहीं करता। ए सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ नहीं रहता ना तो बिल्कुल सब पूरा हाँ। बातें सही लिखी गई है ना। इसीलिए हाँ। लेकिन यहाँ बीच में नहीं डाल दिया, हड़बड़ में अगर पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ नहीं वगैरह पे ध्यान रखना पड़ता है। केवल नहीं, ये सब आपको एग्जाम में बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में, अभी कथन और तर्क वाले में। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, ए सही हो जाएंगे एंड आर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जानुसंधिगत ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित रोगी के लिए मंडूकासन निषिद्ध है। घुटनों को अधिक मोड़ने वाले आसन जानुसंधि के लिए जो है कठिन एवं कष्टदायक हो सकते हैं और जानु की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। जानु मतलब घुटना होता है, सभी को पता है। दोनों सही ऑप्शन ए सही है, दोनों दोनों सही है मैम। ठीक है, तो दोनों बातें सही है क्योंकि यहाँ साफ साफ बता दिया गया है कि आपके घुटनों में प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित रोगी जो है मंडूकासन नहीं कर सकते, उसको वज्रासन में बैठना पड़ता है ना, तो वो कैसे लगाएंगे, दिक्कत आएगा उनको। घुटनों को जो है अधिक मोड़ने वाले आसन जानु संधि के लिए जो है कठिन एवं कष्टदायक हो सकते हैं और जानु की समस्या को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही बातें हैं, तो आपके ए और आर दोनों सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो 50 नंबर क्वेश्चन तक आपके हो गए हैं।